हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि है जीव जनन कैसे करते हैं। जो आप लोगों का क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 8 है। और इसमें चैप्टर 8 में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के लगभग 30 या 32 तक देखने वाले हैं। ठीक है। और तीसरा वीडियो जो 45 तक रहेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो है इसको तीन तीन वीडियो में बनाऊंगा। चैप्टर 9 मतलब बायोलॉजी का जितना भी आप लोगों का चैप्टर है वो आप लोगों का तीन तीन वीडियो में रहेगी। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये आप लोगों का ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल पार्ट्स है और केमिस्ट्री में बहुत सारे इक्वेशन पार्ट्स है, जिसके कारण आप लोगों का वो बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को शेयर करने का, ताकि मैं इस प्रकार नोट में ना पढ़ा करके आप लोगों को फेस वीडियो पढ़ा सकूं। ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी मैं फेस वीडियो बनाता रहूँगा, जिसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, जो कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या है, इस ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है और इससे आप क्या समझते हैं, यही है। तो कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उससे अलग होकर या वृद्धि कर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि पौधे का कोई भी भाग, चाहे वो जड़ हो या तना हो या पत्ती हो या और भी कुछ भाग हो सकता है, इन सभी भागों से जब नए पौधे का निर्माण किया जाता है, निर्माण तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब पौधे लगाए जाते हैं और ठीक उसी प्रकार का पौधे उत्पन्न होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि कायिक प्रवर्धन। ठीक है। मतलब पौधे के कायिक भाग से ही पौधे को उगाना। इसको याद रखिएगा शॉर्ट में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारों पर कुछ कलिकाएं विकसित होती है। ब्रायोफिल्म का पत्ती आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोगों का जो बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें आप लोगों को ब्रायोफिल्म का पत्ती दिखाया गया है। उसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे जल टाइप का या कलिकाएं उसमें निकली हुई होती है और उसी के माध्यम से फिर से पौधे उग सकते हैं। ठीक है। जो बाद में उससे अलग होकर नए पौधे विकसित हो जाते हैं, मतलब बाद में फिर वो अलग होकर क्या क्या होता है कि नए पौधे में वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। या तो कह सकते हैं हम लोग कि कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक तरीके से दे सकते हो कि कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, बीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। या तो फिर कहे कि कायिक प्रवर्धन जो है, प्रवर्धन के लाभ क्या है, तो वो भी आप लोग इसी में दे सकते हो। तो जैसे कि कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, इसके निम्नलिखित कारण है। तो पहला कारण क्या है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में फूल तथा फल अपेक्षाकृत कम समय में लगते हैं। यदि कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फूल या तो फिर फल वो बहुत ही जल्दी उग जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि बीज द्वारा लगाते हैं तो उसकी तुलना में या उसकी अपेक्षा बहुत जल्दी उग जाता है या उससे कम समय लेता है। ठीक है। चलिए, दूसरा कह रहा है आप लोगों को पॉइंट, जिस पौधे में बीज उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है या नहीं है उसकी संख्या को कायिक प्रवर्धन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जिनका बीज नहीं होता है, या फिर कहे ऐसा कि जिसमें बीज तो होता है लेकिन कम, या जिसकी संख्या भी कम है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा उसको
और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब उसकी संख्या को, ठीक है ना, उसकी संख्या को और ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोग केला, अंगूर, गुलाब, संतरा आदि देख सकते हो। ये सब जो पौधा है या तो इन सभी में क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही ज़्यादातर मतलब पौधा उगाया जाता है। और अगला पॉइंट जो कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। और कायिक प्रवर्धन के द्वारा जब हम लोग उगाते हैं किसी पौधे को, तो क्या होता है कि उसका आनुवांशिक रूप मतलब जो है वो जनक पौधे, मतलब जिस पौधे को हम लोग जिस पौधे का कायिक भाग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही होता है और इसी के कारण इसका भी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। मतलब बीजाणु द्वारा जो जनन होता है, इससे जीव किस प्रकार लाभ, मतलब जीवों को किस प्रकार लाभ पहुंचता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक, बताएंगे। लेकिन बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अभी मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को मेरा फेसबुक पेज क्लासमेट अड्डा के नाम से है, आप लोग सर्च कीजिएगा क्लासमेट अड्डा, तो आप लोगों को क्लासमेट नाम से आएगा, उसको आप लोगों को लाइक करना है। उसमें मैं पीडीएफ को दे दूंगा। साथ ही यदि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, जहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आंसर है कि बीजाणु द्वारा जनन से एक बड़ी संख्या में नए जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उस जीव की संख्या काफी बढ़ जाती है। अब बीजाणु द्वारा क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में, मतलब एक ही साथ बहुत सारे नए जीवों का उत्पन्न होता है, और इससे क्या होता है कि उस जीव की संख्या काफी बढ़ जाती है, और इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि बीजाणु निर्माण से क्या होता है कि जीवों को लाभ पहुंचता है, या जो जीव है वो लाभान्वित होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को, जो कह रहा है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। पुनरुद्भवन क्या है, मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पुनरुद्भवन क्या है, ठीक है ना। और चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि क्या आप कुछ ऐसे कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आप लोगों को कुछ ऐसा कारण सोचकर बताना है या लिखना है। वैसे बता तो नहीं सकते हो आप लोग, इसमें यूट्यूब में वॉइस का कोई सुविधा नहीं है, क्या तो आप लोग लिख कर बता सकते हो, तो मैं ही बता देता हूँ, उसमें क्या है। चलिए, जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसके निम्नलिखित कारण, क्या क्या कारण है, तो इसमें जीवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है, दूसरा है ऐसे जीवों में श्रम विभाजन होता है, और तीसरा पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है, ऐसी कोशिका जटिल जीवों में नहीं पाई जाती है, मतलब नहीं पाई जाती है। खैर, आप लोगों को ये हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन आप लोग यदि पुनरुद्भवन को समझ जाते हो कि ये है क्या, तो आप लोगों को ये फिर इजीली समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा पिछले वीडियो देखना है, जिसका मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पर ही आप लोगों को दे दूंगा वीडियो, तो आप लोग उस पर क्लिक करके पिछले वाला वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा, ताकि ये आप लोगों का पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और फिर भी यदि क्लियर नहीं होता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इससे भी अच्छी तरीके से। वैसे मैं इसमें नोट्स में बता रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा व्यूज़ उतना बढ़ेगा, व्यूज़ जैसे बढ़ता है मैं आप लोगों के लिए लाइव फिर से आ जाऊँगा और लाइव ही पढ़ाऊँगा। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, मेरा वीडियोज़ देख सकते हो। मैं पहले लाइव ही पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण मैं लाइव पढ़ाना छोड़ दिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं फिर से लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कोशिक एवं बहुकोशिकीय जीव की
जनन पद्धति में क्या अंतर है? मतलब एक कोशिकीय के जीवों में जिस प्रकार जनन होता है और बहुकोशिकीय के जीवों में जिस प्रकार का जनन होता है, दोनों की पद्धति में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो एक कोशिकीय के जीवों में जनन, तो सबसे पहला जो है आप लोगों का कि एक कोशिकीय के जीव में जनन के अलग से कोई उत्तक या अंग नहीं होते हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव जो है जिनमें जनन के लिए कोई विशेष प्रकार का जनन अंग या उत्तक नहीं होते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि उसके जनन के लिए अलग से उत्तक या तो फिर जनन अंग होते हैं। ठीक है, ये बहुकोशिकीय जीव में होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों का उसी में कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में केवल अलैंगिक जनन होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन हो सकता है। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि उत्तक संवर्धन क्या है, इसके प्रयोग लिखिए। उत्तक संवर्धन के बारे में आप लोगों को लिखना है। जब विशेष प्रयोगशाला विधि द्वारा कृत्रिम पोषण माध्यम का प्रयोग करके किसी उत्तक से नए जीव का विकास किया जाता है, तब इस विधि को उत्तक संवर्धन कहते हैं। सिंपल तरीके से यदि समझे या सिंपल शब्द में, तो किसी प्रयोगशाला द्वारा जब कृत्रिम पोषण के माध्यम से किसी उत्तक से नए जीव का विकास किया जाता है तो उसी को कहा जाता है उत्तक संवर्धन। और यह एक कृत्रिम अलैंगिक जनन की विधि है। और साथ ही कह रहा है कि उपयोग इसका क्या है, तो उपयोग इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में होता है। मतलब इसका उपयोग जो ज़्यादातर होता है वो सजावटी पौधे के लिए ही होता है, जो कि देखने में सिर्फ सुंदर लगे, उसके लिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि है आप लोगों का कि कैलस का संबंध किस अलैंगिक जनन से है, तो ये उत्तक संवर्धन से है। कैलस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन देता है आप लोगों को पता है कि मैं हर साल, ठीक है, हर साल अपनी स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ क्वेश्चन, और उसमें से लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चन है उसी से फंसता है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी उतना ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, उतना ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आप लोगों को भी जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिले। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है कि एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जिसमें बीजाणु समासंघ द्वारा जनन होता है, तो वो है राइजोपस। ठीक है, राइजोपस में इस प्रकार का जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, तो लैंगिक जनन को मैंने पिछले वीडियो में बताया है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें बस शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जनन की वो विधि जिसमें नए नर और मादा दो जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब जनन के लिए जब नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और तो इस प्रकार जो जनन होता है इसको कहा जाता है लैंगिक जनन। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक लिंगी तथा उभय लिंगी दो उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। मतलब एक लिंगी को आपको परिभाषित करना है और दूसरा उभय लिंगी को भी आपको परिभाषित करना है, और इसका दोनों का उदाहरण देकर के आप लोगों को बताना है। तो एक लिंगी किसको कहा जाता है, जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, कुत्ता आदि, इन सभी में एक लिंगी होता है। कहने का मतलब सिंपल है कि या तो कोई जीव या कोई जंतु का बात करे जिसमें एक ही प्रकार का लिंग हो, या तो फिर वो स्त्री हो या तो फिर पुरुष हो। ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है एक लिंगी। मतलब या तो फिर किसी में जनन अंग स्त्री का हो या फिर सिर्फ पुरुष का हो तो उसको एक लिंगी कहेंगे। जैसे मनुष्य है, घोड़ा है, कुत्ता है, और हम लोग तो मनुष्य है ही, आप लोगों को पता ही है। खैर, उभयलिंगी जब नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ, फीता कृमि,
तारा मछली, इन सभी में क्या होता है कि जनन अंग, स्पेशली मादा और नर दोनों का जनन अंग एक ही में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है उभयलिंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है कि नर और मादा युग्मक में क्या अंतर है। नर और मादा युग्मक में क्या अंतर है, युग्मक का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, बस आप लोगों को कमेंट करना था कि नहीं पता है। और फिर भी यदि आप लोगों को जानने का इच्छा है तो पर्सनली इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या नर युग्मक गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं, और जिस जनन कोशिका में भोजन तथा भंडार संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। मतलब गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं, और मादा युग्मक किसको कहा जाता है, तो जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। और ये क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है, मतलब मादा युग्मक जो होता है वो बड़ा होता है और नर युग्मक जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये छोटा सा अंतर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का निषेचन, कि निषेचन से आप क्या समझते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक पर, तो आंसर है ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक पर परस्पर संलयन होकर या संलयित होकर उनका युग्मनज निर्माण करना निषेचन कहलाता है। मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों परस्पर मिलते हैं तो मिलने से क्या होता है कि संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, और जब युग्मनज का निर्माण करेगा उसी को कहेंगे हम लोग निषेचन। और निषेचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आप लोगों का आंतरिक निषेचन, कि जब क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मतलब निषेचन की क्रिया, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं और कहाँ पर, तो मादा शरीर के अंदर जब मिलते हैं और निषेचन होता है, उसको कहा जाता है आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य में भी आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ता में भी, बंदर में भी, पक्षी में आदि बहुत सारे जीव जंतु है जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। और यदि बाह्य निषेचन का बात करें तो बाह्य निषेचन मतलब हो गया कि वैसा निषेचन जिसमें जो निषेचन की क्रिया है वो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, उसको कहा जाता है बाह्य निषेचन। ऐसा ज़्यादातर जो होता है मछलियों में होता है, मेढक में होता है। ठीक है, इन सभी में बाह्य निषेचन होता है। अब अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा जो लैंगिक जनन में क्या लाभ है वो आपको बताना है। तो जैसे कि लैंगिक जनन के लाभ, इससे संतति में विविधता आती है। और जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब संतान की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन में, तो वो क्या होता है कि माता पिता के गुण सारा का सारा तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो माता पिता से ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर ऐसा जो होता है बुद्धि में होता है, ठीक है, वृद्धि में हो सकता है। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ विविधता उसमें आती ही है, ये लैंगिक जनन में लाभ है। और ज़्यादातर जो विविधता आती है वो अच्छा ही आता है। ठीक है, हो सकता है प्रतिरक्षी तंत्र भी अच्छा होगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि कोरोना का काल चल रहा है, तो माता पिता वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन लेने के बाद मान लेते हैं कि संतान की उत्पत्ति होती है, तो संतान को वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें वो प्रतिरक्षी विकसित हो जाती है कि वो कोरोना से लड़ सकता है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का। तो कह रहा है कि जीन के नए युग्मक बनते हैं जिसके कारण आनुवांशिक विविधता का विकास होता है। और इसमें जीन का नया युग्मक भी बनता है और जिसके कारण क्या होता है कि आनुवांशिक विविधता का विकास होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि नए जीव के विकास में इसको महत्वपूर्ण भूमिका होती है और नए जीव का भी विकास होता है। नए जीव का विकास किस प्रकार होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि बंदर आप लोगों को पता है कि हमारा पूर्वज है। ठीक है, तो बंदर से फिर इंसानों में परिवर्तन हो गए हम लोग, कुछ इसी प्रकार से। तो मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, उच्च वर्गीय पौधे में प्रजनन अंग कहाँ स्थित होता है, तो ये पुष्प में होता है। उच्च वर्गीय जो भी पौधे हैं वो पुष्प के माध्यम से ही प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो ब्राह्मदल जो होता है, उसके बाद फिर पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है, ये सब होता है। तो
सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए मैं खुद ही उत्सुक हूँ। बस मुझे भी देखना है कि आप लोग वीडियो को कितना शेयर करते हो और कितना ज़्यादा व्यूज़ मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, क्योंकि लाइव आने के बाद यदि व्यूज़ नहीं आता है तो उसमें मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइब बढ़ते रहे, व्यूज़ भी बढ़ते रहे। उसके बदले में मैं आप लोगों को लाइव क्लास दूंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, बेस्ट नोट भी दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों का एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं लगभग 9 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 9 साल में इतना तो पता चल ही गया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो इसीलिए आप लोगों को यदि चाहिए, ठीक है, इसका फ़ायदा, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पुष्प में नर और मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो नर जनन अंग जो होते हैं वो पुंकेसर होता है, और मादा जनन अंग जो होते हैं वो स्त्रीकेसर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 2 था, और इसके बाद हम लोग पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।